नमस्कार साथियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बीए के प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। यानी ऐसे छात्र छात्र जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है और बीए के प्रथम सेमेस्टर में हैं, पॉलिटिकल साइंस उनका सब्जेक्ट है, राजनीति विज्ञान उनका सब्जेक्ट है और ये सोच रहे हैं कि हमारा पेपर कैसा आएगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, आपके पेपर से ही संबंधित आज की वीडियो के माध्यम से प्रश्नों को रखा है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए हैं। यानी कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर के सहित मैं आज की वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ऐसे ही और भी मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस के मिलते रहेंगे। चैप्टर वाइज क्लासेस आपके साथ चैनल पर लगातार यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर होती रहती, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। इसके अलावा बीए प्रथम सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट के को लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ नोट्स वगैरह भेजे जाते हैं। तो अगर आपको कोर्स लेना है, देखें हिंदी साहित्य का कोर्स लॉन्च किया गया, उसी कोर्स में आपको हर एक सब्जेक्ट का कोर्स दे दिया जाता है। अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट ना भी है तो भी आपको ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। ग्रुप में आपको पॉलिटिकल साइंस की भी क्लासेस मिलती रहेंगी, पॉलिटिकल साइंस के पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे, मॉडल पेपर्स के नोट्स मिलते रहेंगे, ऐसे ही और भी चीज़ें मिलती रहेंगी। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अगर आपको कोर्स लेना है तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं भैया, फटाफट से आप लोगों को 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको एसएमएस करना है। मात्र और मात्र 100 रुपीज़ आपकी प्राइस रखी गई है। इसी रुपए में आपका जो 3 मेजर सब्जेक्ट आपने लिए हैं, 3 मेजर सब्जेक्ट और एक आपका माइनर सब्जेक्ट होता है, एक माइनर सब्जेक्ट महोदय, और एक सब्जेक्ट आपका होता है आपका को करिकुलर, यानी जिसको आप अनिवार्य पेपर कहते हैं। तो अनिवार्य वाला पेपर आप सभी लोग करना जानते हो। अनिवार्य पेपर जो होता है उसमें आपको क्या पढ़ना है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में पढ़ना। ठीक है, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में पढ़ना आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में। इसका एक प्रकार से इसकी भी तैयारी आपकी होती रहेगी। माइनर पेपर में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसकी भी तैयारी आपको लगातार मैं करवाता रहूँगा। ठीक है, और मेजर सब्जेक्ट में जैसे आपने अगर हिंदी लिया है, हिंदी के साथ अगर आपने संस्कृत लिया है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं लिया है तो बाद में चल कर के हिंदी से आगे आप टीजीटी पीजीटी का फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, यानी कॉम्बिनेशन नहीं आपका हो पाएगा। यानी आपको हिंदी के साथ संस्कृत लेना ज़रूरी था। ठीक है, या अगर नहीं लिया है या अभी एडमिशन लिए हैं तो आप ले लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस के साथ आपको जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट लेना चाहिए। इस तरीके से आप एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र, ये सब सब्जेक्ट आपके कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट में आ जाते हैं। कोई मिलाकर के कॉम्बिनेशन को लेकर के वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने बनाई है, तो आप वीडियोज़ उसको देख लीजिएगा। फिर भी आपको सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अब आपको यहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन समझाऊंगा नहीं, यहाँ पर मैं कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। कोर्स आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको सारे सब्जेक्ट के कोर्स मिलते रहेंगे। तो आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं। पिछले 6 से 7 वर्षों से मैं बीए को पढ़ा रहा हूँ, बीए के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तब से लेकर के 3 बार सिलेबस भी चेंज हुआ है। तो ऐसा नहीं कि केवल एक सिलेबस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। आपके जो सीनियर्स लोग रहे हैं, ईयरली एग्जामिनेशन में कुछ दूसरा सिलेबस चलता था। फिर उसके बाद में 2018 में फिर पेपर पैटर्न में बदलाव हुआ। फिर उसके बाद में 2020 में नई शिक्षा नीति आई और 2022 में वो शिक्षा नीति प्रभावी हुई, लागू हुई। और अब एक प्रकार से 2 वर्ष लगभग 2 बार पेपर हो चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। ठीक है, और अब की तीसरी बार 2022 में पेपर हुआ, 2023 में, 2024 में अब की बार पेपर होने वाला है आपका। ठीक है, इसको लेकर के आप परेशान ना हो। क्लियर। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं महोदय कि आखिरकार आपकी परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आपको कोर्स लेना चाहिए। मात्र 100 रुपये इसके लिए प्राइस रखी गई और सारे सब्जेक्ट की तैयारी होती रहेगी वहाँ पर। ठीक है, बाकी क्लासेस आपको यूट्यूब पर भी मिलती रहेंगी, मतलब यूट्यूब पर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, लेकिन इसका जो पीडीएफ वगैरह होगा, नोट्स होंगे, वो सब आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करें। ठीक है, फटाफट से आप लोग एसएमएस करें उस नंबर पर, जो नंबर मैंने अब आपको बताया है। प्रश्न आप देखें, पहला क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय। 3 टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। अति लघु उत्तरीय माने होता है छोटे प्रश्न जिनको आपको 50 शब्दों में लिखना होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है थोड़े से उससे बड़े प्रश्न, जो इसको आप 150 शब्दों में या 200 शब्दों में लिख पाते हैं या लिख सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा उससे बड़ा जो होता है वो होता है कौन सा भाई, थोड़ा उससे बड़ा जो होता है वो होता है आपका कौन सा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय मतलब कि जिसको आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं, तो वो एक प्रकार से जो होता है उसको दीर्घ उत्तरीय या उसको विस्तृत उत्तरीय भी कहते हैं। उसको 500 या 450 शब्दों में आपको लिखना होता है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 10 होती है, 10 के 10 करने होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 8 होती है, 4 प्रश्न करने होते हैं। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 4 होती है, जिनमें से केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। ये एक प्रकार से पेपर पैटर्न का कुछ तरीका था, मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं और भी चीज़ों को आपको समझाऊंगा। देखिए पहला प्रश्न अति लघु उत्तरीय।
लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, किसी भी टाइप में आपको जानना हो तो आप इन चीज़ों को जब जान लेंगे तो आप लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा तो भी आप लिख पाएंगे, अति लघु उत्तरीय में पूछा जाएगा तो भी लिख पाएंगे। पॉलिटिकल साइंस बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का ये मॉडल पेपर है। भारत में उग्रवादी आंदोलन के बारे में बताएं। उग्रवादी आंदोलन, उग्रवाद भारत में देखें, कांग्रेस एक जो संस्था थी वो एक प्रकार से कांग्रेस की स्थापना हुई कब भाई? कांग्रेस नाम की देखें भारत में क्या था, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब क्या है? ब्रिटेन की एक कंपनी थी जो कि 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। अब वो 15 साल के व्यापार करने के लिए भारत में आई थी। यहाँ पर एक प्रकार से मुगल वंश के शासक थे, उनसे परमिशन लिया, यहाँ पर कोठी बनानी शुरू कर दी, फैक्ट्रियाँ स्थापित करी, वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 15 साल के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से आई कंपनी धीरे धीरे करके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगती है, फिर सेना रखने लगती है, फिर यहाँ पर एक राजा से मिलती है और दूसरे राजा जो कि उस राजा का दुश्मन है उसको पराजित करते हैं, और इस तरीके से एक राजा से दूसरे राजा को लड़ा करके भारतीय राजाओं की शक्ति को कमज़ोर करके अपनी सेना धीरे धीरे बढ़ा करके इन लोगों ने क्या किया? प्लासी का युद्ध हुआ 1761 ईस्वी के आसपास, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, 1757 ईस्वी में शायद, और इसके बाद में 1761 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। इसके बाद में प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद से आप देखते हैं पूरा का पूरा भारतीय जो स्ट्रक्चर था या भारतीय जो एक प्रकार से राजनीतिक सत्ता थी वो धीरे धीरे करके एक प्रकार से जो है किसके पास चली गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब सत्ता चली जाती है उसके बाद में आप देखते हैं 1857 ईस्वी में एक क्रांति होती। मंगल पांडे नाम के व्यक्ति ने कारतूस, जिसमें चर्बी लगे कारतूस थे, उनको दांतों से खोलने से मना कर दिया, चूँकि उसमें गाय और सूअर के मांस मिलाए जाते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। चूँकि धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण से अगर आप सोचोगे कि ये मांस वगैरह से संबंधित कोई बात बोलें तो तुरंत गुस्सा जाएगा। ठीक है, कुछ जगह के ब्राह्मण हो सकता है खाते हों, लेकिन ब्राह्मण लोग ये सब नहीं खाते। ठीक है, जैसे हमारे इधर के ब्राह्मण एक भी नहीं खाते कुछ भी। तो ऐसे मंगल पांडे जी थे। मंगल पांडे ने क्या कि उन्होंने गोली दागी, ठीक है, सैंडर्स की हत्या की। उसके बाद में क्या हुआ कि वहीं से चिंगारी उठी, 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति एक प्रकार से हुई, उसका एक प्रकार से कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, कोई एक प्रकार से लीड करने वाला नेता नहीं था। बहादुर शाह जफर द्वितीय, मतलब बहादुर शाह जफर थे, लेकिन वो उतना प्रभावी नहीं थे, मुगल वंश के थे, लेकिन वो मुगल वंश वैसे ही लड़खड़ा चुका था। तो मतलब को मिला करके कोई सामना करने वाला अंग्रेज़ों का था नहीं। इसके बाद में क्या हुआ? अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम नाम का एक व्यक्ति जो कि आयरलैंड का था, उसने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आईसीएस की परीक्षा उस समय आईएएस जैसे आजकल है, ऐसे ही आईसीएस की परीक्षा हुआ करती थी, उसको उत्तीर्ण किया था। वो भारतीयों के प्रति सहानुभूति दिखाता था। उसने कहा कि ऐसे आपकी बातों को कोई सुनेगा नहीं। भारतीय जनमानस एकदम से बिखरने लगा था, तो उसने कहा कि आप एक संस्था का निर्माण करो, एक पार्टी बनाओ, जिस पार्टी का उद्देश्य हो कि भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों तक पहुँचाई जाए। तो पार्टी का नाम रखा गया कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हो जाती है। 1885 ईस्वी में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है महोदय, तो इसके बनने से क्या होता है? एक संस्था होती है। जब कोई संस्था के तहत कोई बात व्यक्ति बोलेगा तो लोग उसको सुनेंगे। जैसे कोई न्यूज़ चैनल पर अगर आप बैठ करके अपने वक्तव्य रखेंगे तो ज़्यादा प्रभावी होगा, अगर वैसे ही आप अपने चैनल पर ही बात बोलेंगे उतना प्रभावी नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए एक INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना। अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम नाम के व्यक्ति ने के सलाह पर इसकी स्थापना करी गई। इसके लिए उसके संस्थापक AO ह्यूम माने जाते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद में सेकंड वाले दादा भाई नौरोजी बने। इस तरीके से 1885 में ये कांग्रेस नाम की संस्था बनी। अब कांग्रेस जब बनी 1885 से लेकर के 1900 कुछ ईस्वी तक, 1900 लगभग 6 ईस्वी तक, ठीक है, 1905 ईस्वी तक क्या हुआ कि कांग्रेस की जो विचारधारा थी ये नरम दल की विचारधारा थी। अब नरम दल की विचारधारा का मतलब ये था कि ये लोग जा करके अंग्रेजों से दुहाई सरकार प्रभु देख लियो, ये काम है इंडिया के लोगन करवावे है, कौन मेरे से निपटवाए दे तो ज़्यादा ठीक रहा। यानी अनुनय विनय के माध्यम से हाथ पैर जोड़ करके अंग्रेजों से अपनी बातों को रखना, या अंग्रेजों की एक प्रकार से जो नीतियाँ थी उनको फॉलो करना, अंग्रेजों की नीतियों को एक प्रकार से बताना भारतीयों को, अंग्रेजी की नीतियों का पालन करना, अंग्रेजों का समर्थन करना, या अंग्रेजों से एक प्रकार से भारतीयों की मांग रखना, लेकिन एक प्रकार से खुल करके विरोध ना करना। इसी के विरोध में आई उग्रवादी आंदोलन या उग्रवादी विचारधारा भारत में। वो उग्रवादी विचारधारा 1906 ईस्वी में शुरू होती है भारत में, ठीक है, और 1919 तक चला ये आंदोलन। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ उग्रवादी आंदोलन का अंत हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी ने उदारवाद और मतलब कि नरम दल और गर्म दल दोनों को इकट्ठा कर दिया। उग्रवाद में बेसिकली जो उग्रवादी विचारधारा है या जो गर्म दल है इसी को बोलते हैं। गर्म दल में एक प्रकार से 3 नेता शामिल थे,
जिनमें आपके लाल यानी लाल लाल और दूसरे थे, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लें क्या क्यों मैं बताऊँ। देखिए, तो महात्मा गांधी के पदार्पण के साथ इसका समाप्त हुआ। क्रांतिकारियों को बम, पिस्तौल, राजनीतिक हत्याओं और राजनीतिक डकैतियों में विश्वास था। ये लोग एक प्रकार से बम पिस्तौल मार करके राजनीतिक डकैती करते थे, लूट मार करके, और एकदम से अंग्रेजों की जड़ें काटने में भिड़ गए। इस युग में आंदोलन का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में था। ये नवयुवक क्रांतिकारी जो थे उनमें लाल, बाल और पाल, ये 3 शामिल थे। लाल माने होता है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय नाम के एक व्यक्ति थे। दूसरे हैं बाल, बाल माने होता है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। और तीसरे व्यक्ति थे पाल, पाल माने होता है बिपिन चंद्र पाल, ध्यान रखेंगे ये 3 नाम बड़े फेमस है, बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि एक प्रकार से गरम दल के नेताओं में शामिल थे। फिर उसके बाद में 1919 ईस्वी तक महात्मा गांधी एक प्रकार से पूर्ण रूप से भारत में आ चुके थे, क्योंकि उससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में एक प्रकार से आंदोलन कर रहे थे। उनको लगा कि भारत को मेरी ज़रूरत है। महात्मा गांधी भारत में आते हैं, और महात्मा गांधी जब भारत में आते हैं 1919 में असहयोग आंदोलन का पदार्पण, मतलब असहयोग आंदोलन को शुरुआत करते हैं। असहयोग आंदोलन के शुरू हो जाने से गरम दल और नरम दल को मिला देते हैं, और इस तरीके से नरम दल और गरम दल की विचारधारा या उग्रवादी या एक प्रकार से नरमपंथी विचारधारा 1919 में समाप्त हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से कांग्रेस की ये 2 विचारधाराएं थी जो मैंने आपको बताई। दूसरा क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, मैंने भूमिका इसलिए समझा दी ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, पहली बार आप पढ़ रहे हैं। चलें दूसरा प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन से महोदय, दूसरा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व यानी इंपॉर्टेंस क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट का। क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन, भारत से अंग्रेजों भारत को छोड़ करके जाओ, इस क्वेरी को एक प्रकार से बताता था, यानी इस बात को कहता था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीयों में एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी जिससे ब्रिटेन के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन कर पाना मुश्किल हो गया। एसी बनर्जी के अनुसार एसी बनर्जी ने कहा कि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप, किसके, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अधिराज्य की पुरानी मांग सर्वथा समाप्त हो गई। अधिराज्य मतलब कि एक डोमिनियन स्टेट की मांग पहले लोग करते थे। डोमिनियन स्टेट वह स्टेट होता है महोदय जिस स्टेट में क्या होता है कि पहले हम लोग शासन की मांग क्या करते थे, पहले हम लोग मांग करते थे अंग्रेजों से कि देखो भैया, जैसे कोई बाहरी मामले में एक प्रकार से निर्णय लेना हुआ, सेना का कोई निर्णय लेना हुआ, तो वो अंग्रेज लोग ही लें, मतलब आप ही लोग लें, बड़े निर्णय आप ही लें, लेकिन जो आंतरिक मामले हैं वो आप हमको दे दीजिए। कांग्रेस कहता था कि आप आंतरिक मामले हमको दे दीजिए, और जो बड़े मामले हैं उन पर निर्णय आप स्वयं लीजिए। इसको डोमिनियन स्टेट बोलते हैं, यानी कि जो बड़े मामले हैं या जो बाहरी एक प्रकार से स्ट्रक्चर है उस पर ब्रिटेन का कब्जा हो, लेकिन आंतरिक मामलों में इंडियन लोगों का एक प्रकार से चले, ऐसा डोमिनियन स्टेट होता था। तो उसी को अधिराज्य की मांग, अधिराज्य, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, जब क्विट इंडिया मूवमेंट आया, भारत छोड़ो आंदोलन आया, भारत छोड़ो आंदोलन के आने से क्या हुआ कि लोगों ने अब कहा कि भागो यहाँ से, कोई डोमिनियन स्टेट नहीं, डायरेक्ट स्वतंत्रता की बात करने लगी। आज स्वतंत्रता दिवस अभी 15 अगस्त आप लोग मनाएं, बड़ा अच्छा लगा। तो स्वतंत्रता को लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन जो रहा है बड़ा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, और आप देखते हैं उसका स्थान पूर्व स्वतंत्रता की मांग ने ले लिया। इसी आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार की थी। अगस्त क्रांति अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था। अच्छा, इसी को भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। 1942 में एक प्रकार से अगस्त के महीने में चूंकि शुरू हुआ था, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं। यह क्रांति जनता में उत्पन्न नवीन उत्साह और गरिमा की सूचक थी। इसी आंदोलन के कारण क्या हुआ, अमेरिका और ब्रिटेन में जनमत इतना अधिक भारत के पक्ष में हो गया कि अंग्रेजों को विवश होकर के भारत छोड़ना पड़ा। यानी अमेरिका के लोग और ब्रिटेन के जो लोग वहाँ पर पर्टिकुलर नागरिक थे, उन नागरिकों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई आप भारत पर क्यों कब्जा करके रखे हो। भारत में एक प्रकार से, क्योंकि वहाँ पर भी भारतीय लोग जाकर के पढ़ते लगते थे, अमेरिका और ब्रिटेन में लोग जाते थे पढ़ने के लिए, तो उन सभी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, और वहाँ के नागरिकों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। इस तरीके से भारत को आज़ाद करके यहाँ से अंग्रेजों को भागना पड़ा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। तीसरा नंबर प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था। क्रिप्स नाम के एक व्यक्ति थे, इन्हीं की अध्यक्षता में एक मिशन आया था भारत में। क्रिप्स मिशन बेसिकली ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन भारत में भेजे जाने के कई कारण थे। पहला कारण था भारत को जापान से खतरा था। भारत से जापान को खतरा था, मतलब जो है भारत को जापान से खतरा था, क्योंकि जापान जो था वो एक प्रकार से, जापान और इंग्लैंड एक दूसरे के
दुश्मन थे। ठीक है, चूँकि उस समय जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, उस दौरान प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध तो बाद में एक मतलब पहले हो चुका था, 1914 से 1918 के बीच में हुआ, 4 वर्षों तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ सॉरी द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ महोदय, वो 1939 से शुरू हुआ और 1945 तक एक प्रकार से चला, यानी 6 वर्षों तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। कितने वर्षों तक चला? 6 वर्षों तक चला। ठीक है, देखें, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है 1914 से लेकर के 1918, और जो सेकंड वर्ल्ड वार है, जो एक प्रकार से सेकंड वर्ल्ड वार है, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है 1939 से 1945, ये दौर बड़ा फेमस रहा। इस दौर में एक प्रकार से क्या था कि ब्रिटेन और जापान दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। जापान के शासक उस समय थे हिटलर नहीं थे, हिटलर जर्मनी के थे। जर्मनी जापान का ही एक प्रकार से पक्षधर था, या जापान और जर्मनी एक साथ ही थे। तो हिटलर से मिलने के लिए कौन गया था यहाँ से भारत से? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले थे और हिटलर से एक प्रकार से मदद मांगी थी ताकि जापान एक प्रकार से हमारी मदद करे। और जापान चूंकि भारत का मदद करने के लिए सोच रहा था, और चूंकि भारत पर उस समय इंग्लैंड का शासन था, तो इंग्लैंड को एक प्रकार से लग रहा था कि जापान अगर आक्रमण कर देगा तो हमारा यहाँ पर जो बना बनाया साम्राज्य है वो ध्वस्त हो जाएगा, इसीलिए क्रिप्स मिशन भारत में भेजा। ठीक है, दूसरी बात, ब्रिटेन पर मित्र राष्ट्रों का दबाव। मित्र राष्ट्र कौन थे? मित्र राष्ट्र मतलब कि जो एक प्रकार से ब्रिटेन के साथी देश थे, जो कि ब्रिटेन के साथ थे द्वितीय विश्व युद्ध में। अच्छा, ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को उतार करके और एक प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध जीत लिया था, लेकिन दूसरी बार क्या हुआ कि भारत ने मना कर दिया कि मैं द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लूँगा। फिर बड़ी एक प्रकार से उन्होंने विनय करने पर हुआ। तो एक प्रकार से ब्रिटेन पर जो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों में से अमेरिका भी था, ब्रिटेन था, और भी देश थे, रूस भी था, तो इन सभी देशों ने एक प्रकार से दबाव बनाया कि आप भारत को छोड़ो, या जो भी आपने उपनिवेशवाद की ये फंडा अपनाया है, उपनिवेशवाद की जो विचारधारा जो तुम्हारी है, ब्रिटेन से बोला तुम इसको ख़त्म कर दो। ब्रिटेन मतलब उपनिवेशवाद मतलब होता है कि अलग अलग देशों में इसका कब्जा था, मतलब एक ही देश में नहीं, सभी देशों में। थोड़ी सी तबीयत हमारी डाउन है। तो मित्र राष्ट्रों का दबाव बन रहा था ब्रिटेन पर कि भाई छोड़ो। इसके अलावा तीसरी बात, तो इसलिए क्रिप्स मिशन भारत आया। ब्रिटिश जनता भारतीय पक्षधर थी, क्योंकि ब्रिटेन की जो जनता थी वो भारत के पक्ष में थी और ब्रिटेन के सरकार पर दबाव बना रही थी कि भारत को आज़ाद करो। चौथी बात, आज़ाद हिंद फौज से खतरा था। आज़ाद हिंद फौज कौन? सुभाष चंद्र बोस वाली। तो इससे भी खतरा था, इसलिए एक प्रकार से क्रिप्स मिशन भारत आया, जो भारत स्वतंत्रता दिलवाने के लिए आया था। इस तरीके से ये 4 कारण इसके लिख सकते हैं आप। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भैया। प्रश्न, चौरी चौरा कांड क्या है? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। चौरी चौरा कांड गांधी जी के द्वारा, चौरी चौरा एक गोरखपुर में एक एरिया है, एक स्थान है, एक थाना हुआ करता था, उसी को जला दिया गया था। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शांतिपूर्वक चलाने का निश्चय किया गया था। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था? असहयोग मतलब कि हम सहयोग नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे किसी भी मामले में, इसी को असहयोग कहा जाता है। और जब एक प्रकार से यही चीज़ें एक प्रकार से हुई और गांधी जी ने कहा असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। अब असहयोग आंदोलन चूँकि शांतिपूर्व तरीके से शुरू मतलब था, शांति बनाए रखने के लिए गांधी जी हमेशा बोलते थे। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, अहिंसा परमो धर्मा की विचारधारा को फॉलो करने वाले थे। अब हुआ क्या कि गांधी जी जो अहिंसा की बात करते थे और उसी अहिंसा के आधार बना करके असहयोग आंदोलन को शांतिपूर्वक चला रहे थे। गांधी जी ने अंग्रेजों को कर ना देने के लिए एक आंदोलन चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया था। सब समय पूरा होने के पूर्व भी 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, जब समय मतलब पूरा नहीं हुआ, मतलब समय क्या था, समय मतलब दिया था पूरा करने का कि भाई 1 सप्ताह में आप हमारी मांगे पूरी करें। उस समय से पहले ही क्या हुआ कि गोरखपुर के एक स्थान है, 5 फरवरी 1922 की डेट को गोरखपुर के जिला एक है चौरी चौरा नाम का, उसी चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस के द्वारा एक जुलूस निकाला जा रहा था। कांग्रेस मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय किस जो सरकार थी, मतलब जो संस्था थी, बोला सरकार बोला पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये वही कांग्रेस है जो आज है, वही कांग्रेस वो पहले थी, लेकिन वो कांग्रेस में कुछ दूसरी विचारधारा को फॉलो करती थी। आज की कांग्रेस थोड़ा सा विचारधारा से भटकी जरूर है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही है। तो चौरी चौरा नामक स्थान पर कांग्रेस के द्वारा एक जुलूस निकाला जा रहा था। पुलिस ने जुलूस रोकने का प्रयास किया, जिससे क्या हुआ कि जनता और पुलिस के बीच में क्या हुई गई भी, मुठभेड़ हो गई।
यानी चूंकि अंग्रेजों को यही लग रहा था कि भाई थोड़ी सी हिंसा हो तो ना लाठीचार्ज करो और तुरंत मामला, गांधी चूंकि हिंसा के पक्षधर है नहीं, सबको बंद करो और गांधी तुरंत आंदोलन बंद कर देगा। ये बात अंग्रेजों को भी पता थी। तो पुलिस और जनता में क्या हुआ, मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयास किया, इस वजह से मुठभेड़ हुई। पुलिस भाग करके थाने में छिप जाती है। इसके बाद जो जनता थी, भीड़ थी, वो उत्तेजित हो चुकी थी। क्योंकि पुलिस ने रोका, जनता ज़्यादा थी, पुलिस कम थे। पुलिस जब भाग करके थाने में अंदर चले गए तो थाने को जितनी जनता थी, उस जनता ने सभी पूरे के पूरे थाने को चौतरफा घेर लिया और घेर करके क्या कर दिया, उसमें आग लगा दी, थाने में आग लगा दी, फूंक दिया थाने को। इसमें थाने के सभी लोग जल करके एकदम से राख हो गए। इसके बाद 11 फरवरी 1922 ईस्वी को, लगभग इसके 6 दिनों के बाद, कांग्रेस कार्य समिति ने आंदोलन के हिंसक हो जाने के कारण से इसे स्थगित करने का निर्णय दिया। यानी कि जो है इस घटना के बाद में 11 फरवरी की डेट को महात्मा गांधी एंड उनकी जो समिति थी, उन लोगों ने कहा कि भाई अब एक प्रकार से चूंकि ये आंदोलन ने हिंसा का रूप धारण कर लिया है, इसीलिए इस आंदोलन को हम बंद कर रहे हैं और असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, ये था एक प्रकार से चौरी चौरा कांड, जो इसकी वजह से असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। आगे देखते पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या है भाई? पूना में एक समझौता हुआ था महात्मा गांधी और किसके बीच में? महात्मा गांधी और उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर और किसके बीच में? गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था, उसी को पूना पैक्ट कहते हैं। दरअसल क्या था कि भीमराव अंबेडकर जो थे हरिजनों के लिए एक प्रकार से एक अलग निर्वाचन पद्धति की या निर्वाचन प्रणाली की मांग कर रहे थे। मुसलमान और हिंदुओं को लेकर के अंग्रेजों ने एक प्रकार से जो निर्वाचन पद्धति अपनाई, उसको ध्यान में रख करके जो भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने कहा कि हरिजनों के लिए भी ऐसा होना चाहिए। गांधी जी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि गांधी जी, अभी हिंदू मुसलमान का बंटवारा हुआ, गांधी जी हिंदू मुसलमान को भी अपना भाई ही समझते थे। अब जब हिंदू मुसलमान बटे तब भी गांधी जी को दिक्कत हुई, और जब हिंदुओं में भी फूट डालने की बात आई कि भाई ये हरिजन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, ये सब की बात आई, तब भी गांधी जी को बड़ा बुरा लगा। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, अंग्रेजों ने एक और चाल चली, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। उन्होंने हिंदुओं में फूट डालने के लिए के उद्देश्य से हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करी। किसने? मतलब जो ब्रिटेन के लोग थे, उन्होंने। गांधी जी को इस निर्णय से बहुत आघात पहुंचा। अच्छा, इसको किसने कहने पर किया था? भीमराव अंबेडकर जी जो थे, वो एक प्रकार से हरिजनों के उद्धार के लिए इतना ज़्यादा मगन हो गए थे कि उनको थोड़ा सा एक प्रकार से ये देश की आज़ादी या एक प्रकार से देश की अखंडता और एकता को वो भूल चुके थे थोड़े समय के लिए। हालांकि वो बहुत विद्वान आदमी थे, उनके बारे में ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, लेकिन मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में जब उन्होंने भाग लिया, भीमराव अंबेडकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में तीनों में भाग लिए थे, क्योंकि वो हरिजनों के लिए एक देश की मांग शुरुआत से ही करते आ रहे थे। लेकिन गांधी जी ने उनको बुलाया कि भैया आप विद्वान हो, आपने बहुत देशों के संविधान को और बहुत देशों में पढ़ाई करी है, भले ही आप इतने विद्वान हो, लेकिन अभी आप में थोड़ी सी अनुभव की कमी जरूर है। क्योंकि व्यक्ति किताबों को पढ़ने से विद्वान नहीं हो जाता है, अनुभव बहुत जरूरी होता है। और गांधी उस समय सबसे अनुभवी व्यक्ति गांधी थे, और गांधी उस समय के हरिजनों के सबसे बड़े नेता थे। गांधी हरिजनों की बात करें ही नहीं, बल्कि पूरे समाज के नेता थे। गांधी नेताओं के नेता थे। लोग गांधी को हल्के में लेते हैं। गांधी मतलब चाहे वो एक प्रकार से आप देखें नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, भले ही उनकी विचारधाराएं आपस में ना मिलती हों, बहुत सारे लोग भी बीडी सावरकर हों, भले उनके विचार आपस में ना मिलते हों, लेकिन गांधी की इज्जत सभी करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि गांधी जो थे उनके जैसा कोई नहीं था। गांधी जी ने आप देखो, उन्होंने देखा कि भाई वस्त्र नहीं है किसी के पास, उन्होंने कहा कि मैं एक ही वस्त्र पहनूंगा, उपवस्त्र पहनूंगा ही नहीं। सर्वभूषाधिके सौम्य लोक लज्जा निवारणे। तो गांधी जो हैं, उनके बारे में एक प्रकार से जो बातें लोग बोलते हैं वो थोड़ा सा उचित नहीं, लेकिन थोड़ी सी गलतियां हर व्यक्ति से होती हैं, और उसी गलतियों को लेकर के एक प्रकार से लोग उनकी सारी अच्छाइयों को भुला जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भीमराव अंबेडकर की मात्र थोड़ी सी गलती क्या, तुरंत समझा दिया गांधी जी ने, और गांधी जी के समझाने से वो मान भी गए। तो हरिजनों के मतलब कि क्या हुआ, गांधी जी ने कहा कि भाई मैं आमरण अनशन कर दूंगा। अगर ऐसा हुआ कि हरिजनों को लेकर के अलग से व्यवस्था करी गई या हरिजनों के नाम पर हिंदुओं को बांटा गया, तो मैं एक प्रकार से जब तक मर नहीं जाऊंगा तब तक भोजन नहीं करूंगा। आमरण अनशन कर दिया गांधी जी ने।
अंत में हरिजन नेता भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में 1932 ईस्वी में पूना शहर में समझौता हुआ। गांधी जी ने खूब समझाया इनको, भीमराव अम्बेडकर को। भीमराव अम्बेडकर ने भी अपने पक्ष रखा और गांधी जी ने एक प्रकार से भीमराव अम्बेडकर को समझाया बुझाया और उनके लिए व्यवस्था कुछ करी। और पूना पैक्ट एक प्रकार से यही कहा जाता है, पूना समझौते के तहत हरिजनों के लिए संसद विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए, जो एक प्रकार से आज भी आप देखते हैं कि जब भी चुनाव होता तो पिछड़ी, महिला और हरिजनों के लिए हरिजन सीट, ऐसे अप्रधानिक चुनाव में या हर एक चुनाव में आप देखते हैं ये सीटें आती रहती हैं। तो ये उसी पैक्ट का ही नतीजा था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला प्रश्न है भैया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ बताइए। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मतलब एक प्रस्तावना है जिसमें कहा गया है कि भारत एक लोकतंत्र, गणतंत्र, संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लोकतंत्र का मतलब होता है डेमोक्रेसी है, यहाँ का जो शासक है जनता के द्वारा चुना जाता है। गणतंत्र मतलब क्या होता है कि यहाँ का जो एक प्रकार से जो मुखिया है पूरे के पूरे देश का जो मालिक है, या पूरी सरकार का मुखिया और देश का मुखिया दोनों एक प्रकार चुना जाता है। यहाँ पर कोई अनुवांशिक विधि से कोई राजा नहीं बनता, राष्ट्रपति जो है वो चुना जाता है, वो भी उसका भी निर्वाचन होता है। संप्रभु मतलब होता है भारत एक ऐसा देश है जिस पर किसी विदेशी शक्ति का एक प्रकार से अधिकार नहीं है अब, ठीक है। यानी भारत अपने आंतरिक और बाहरी जो निर्णय है वो स्वयं ले सकता है, तो जो भी देश ऐसा कर सकता है वो संप्रभु देश होता है। समाजवादी भारत है। समाजवादी मतलब क्या होता है, समाजवादी शब्द जो है ये बाद में जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ये दो शब्द जो हैं ये 1942 मतलब 1976 में जोड़े गए थे। 1976 समय ये था 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यानी 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारा संविधान में बदलाव किया गया। तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को एक प्रकार से जोड़ दिया गया भारतीय संविधान में। समाजवाद का मतलब होता है कि भाई सरकार एक प्रकार से उत्पादन के साधनों पर हावी होगी, सरकार का ज़्यादा प्रभुत्व होगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। भारत सभी धर्मों को बराबर दृष्टिकोण से या बराबर नज़रिए से देखेगा। समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अर्थात भारत में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होगी, राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए होगा, आंतरिक और बाह्य मामलों में भारत स्वतंत्र होगा, सभी के साथ समान व्यवहार और धार्मिक स्वतंत्रता होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए होगा, ये जनता के द्वारा, भारत में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होगी। अब भारत में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का मतलब क्या होगा, लोकतंत्र, ठीक है। गणतंत्र क्या होगा, राष्ट्रपति एक निश्चित समय अवधि के लिए होगा, इसको बोलते हैं गणतंत्र। संप्रभु क्या होगा, आंतरिक और बाह्य मामलों में भारत स्वतंत्र होगा, ये होगा संप्रभु। समाजवादी क्या हो गया भैया, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। और धर्मनिरपेक्ष क्या हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता होगी, हर व्यक्ति अपने अपने धर्म को मान सकेगा। इस तरीके से ये भारतीय संविधान का जो प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, वो कही जाती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बहुत सारे लोग संविधान की कुंजी तक कह देते हैं, यानी कि ये भारतीय संविधान की चाबी है, ठीक है, क्योंकि इसी में सारी बातें लिखी हुई हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखें। भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताएं। नीति निर्देशक तत्व जो हैं, सिद्धांत जो हैं भारतीय संविधान में, इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज अंग्रेजी में कहते हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक भारतीय संविधान में एक प्रकार से हैं। इससे पहले अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 5 तक भारतीय संविधान में क्या है, 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक भारतीय संविधान में किसके बारे में बताया गया भैया, 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक बताया गया है भारत और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। 1 से मतलब 5 से लेकर के 11 तक बताया गया है भारतीय मतलब कि नागरिकता भारत में कैसे मिलेगी। और इसके अलावा 12 से लेकर के 35 तक जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है उसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, मौलिक अधिकार क्या क्या होंगे, ठीक है। और 36 से लेकर के 51 जो है उसमें बताया गया भैया क्या, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यह भारतीय संविधान की एक अनोखी व्यवस्था है। इसको कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड संविधान आयरलैंड जो है बेसिकली ब्रिटेन का ही एक हिस्सा है। आयरलैंड इंग्लैंड के बगल एक देश है, वहीं के देश के संविधान से भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया। इसका मतलब ये होता है कि राज्य का या एक प्रकार से देश का यह कर्तव्य होगा कि एक प्रकार से वो कुछ काम जनता के लिए करे। सरकार की कुछ काम बताए गए हैं संविधान में कि सरकार चाहे तो ये काम कर सकती है। अब सरकार के ऊपर डिपेंड है कि सरकार वह काम करती है कि नहीं करती है, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत मौलिक अधिकारों को एक प्रकार से सरकार को मानना ही पड़ता है।
जिसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसी के द्वारा समाजवाद की नीतियों को लागू किया जा सकता है। ये तत्व राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ना ही न्याय के योग्य हैं, फिर भी देश की सामाजिक, आर्थिक और उन्नति के लिए इनका पालन करना राज्य के हित में ही होता है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं वे तत्व मतलब कि नीति निर्देशक तत्व वे निर्देश हैं जिन्हें संविधान ने राज्यों को दिया है और उससे यह आशा की गई है कि वह किसी बंधन के रूप में नहीं वरन अपने कर्तव्य के रूप में इन पर चलेगा। ठीक है, मतलब राज्य का यह कर्तव्य होगा कि इन मुद्दों को फॉलो करेगा। अब जनता जबरदस्ती उन मुद्दों को राज्य से फॉलो नहीं करवा सकती है, ये बात भी इसमें ध्यान रखनी योग्य है। ठीक है, ये होते हैं डीपीएसपीस। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताएं। भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं। पहली विशेषता भारतीय संविधान की क्या है? भारतीय संविधान लिखित संविधान है और निर्मित संविधान। निर्मित मतलब कि भारतीय संविधान को बनाया गया है। भारतीय संविधान को बनाने में एक प्रकार से 2 साल का समय लगा था। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था संविधान को बनने में। ठीक है, इसको बनने में कई पैसे भी खर्च हुए थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में एक प्रकार से भारतीय संविधान बना। भारतीय संविधान एक प्रकार से लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। किसका भैया? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे बड़ा। इसके अलावा भारतीय संविधान में एक प्रकार से जो 2 साल 11 वर्ष में बना, बड़ा इसलिए चूंकि इसमें 395 अनुच्छेद उस समय शामिल थे, आर्टिकल। ठीक है, इसमें एक प्रकार से उस समय 8 अनुसूचियां शामिल थी। ठीक है, अनुसूची मतलब शेड्यूल। इसके अलावा इसमें आपके देखेंगे 22 भाग उस समय शामिल थे, 22 भाग। ठीक है, अब एक प्रकार से लगभग 25 भाग या 25 भाग हुए, फिर उसमें कमी आई, फिर लगभग 23-24 भाग आज भी हैं। अनुसूची में 4 अनुसूचियाँ बढ़ी हैं, जिसमें अब 12 अनुसूची हो गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 95 की अगर बात की आर्टिकल की, मतलब अनुच्छेद जो 395 अनुच्छेद हैं, इनमें एक प्रकार से लगभग आजकल 450 से भी अधिक संविधान में अनुच्छेद हैं। लेकिन इसमें एक प्रकार से इसकी जो संख्या है, इसे 1, 2, 3 इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसमें कैसे, इसे पहले में भी कई अनुच्छेद, जैसे पहले का फर्स्ट, पहले का सेकंड, इस तरीके से बढ़ोतरी हुई है। यानी आज भी भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं, लेकिन उसमें ऐसे 1-2 करके वृद्धि हुई है। इसलिए 450 अगर उनको जोड़ें तो 450 से अधिक संविधान मतलब में अनुच्छेद इस समय भारत में हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, निर्मित संविधान, निर्मित मतलब बनाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी विशेषता है कि संघात्मक शासन है यहाँ पर, यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी राज्य के संघ के रूप में भारत काम करता है। संघ को ज़्यादा पावरफुल दिया गया है। भारतीय संघ से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तीसरी विशेषता ये है कि संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक मतलब संसद है, भारत में संसद है। संसद में 2 सदन है। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था। संसद में पहला सदन है आपका लोकसभा, जहाँ पर सांसद लोग बैठते हैं, आप लोग जो वोट दे करके बनाते हैं। और दूसरी होती राज्यसभा। राज्यसभा के सांसद को आप नहीं चुनते हैं, लेकिन हाँ, हमारे और आपके द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के द्वारा चुने जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जैसे राज्यसभा में एक प्रकार से राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत भी करता है। लोकसभा में आप जनता जो अभी चुनाव हुआ था मोदी जी वाला, जिसमें आपके जो सांसद लोग लड़ रहे थे, जैसे हमारे यहाँ से ब्रजभूषण मतलब कि हमारे यहाँ से कीर्तिवर्धन सिंह थे गोंडा से, लेकिन बगल में ही कैसरगंज विधानसभा मतलब लोकसभा है, वहाँ से नेताजी थे मतलब कि ब्रजभूषण शरण सिंह। आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका कुश्ती संघ अध्यक्ष वाले जो मामले में फंसे थे, हरियाणा वाला केस जो है जिसमें, तो वो एक प्रकार से वो लोकसभा के सदस्य हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जबकि आप टीवी पर देखते होंगे, एक बहुत विद्वान आदमी बोलते हैं, वक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, वो राज्यसभा के सांसद हैं। ठीक है, तो उनको एक मतलब लोकसभा और राज्यसभा ये होते हैं, 2 सदन हैं इसमें। राज्यसभा जो होती है, इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 साल पर इसमें नए जो है बनाए जाते हैं लोग। इसका चुनाव एक प्रकार से हम और आप जनता, सामान्य जनता नहीं करती है, अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। लोकसभा के हर 5 साल पर चुनाव होता है। लोकसभा हर 5 साल पर भंग हो जाती है, इसीलिए इसको द्वितीय सदन कहते हैं लोकसभा को। राज्यसभा को हम प्रथम सदन कहते हैं, चूँकि ये भंग नहीं होती कभी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लोकसभा का मुखिया जो होता है उसको, या लोकसभा का जो नेता होता है, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो एक प्रकार से लोकसभा में जो काम काज होता है उसको निपटाता है, या जो मामले होते हैं, बोलना किसको कितना है वो बताता है। ठीक है, तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था ये है।
चौथी व्यवस्था है विश्व का सबसे व्यापक संविधान है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, भारत में न्यायपालिका है और न्यायपालिका स्वतंत्र है भारत की, यानी भारत में जो न्यायपालिका है उस पर लोकसभा या राज्यसभा का या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी का कोई दबाव नहीं बनता है। ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और एक प्रकार से संसद, ये सब एक प्रकार से जो विधायिका होती है, ये सब आपस में अलग अलग बॉडीज़ हैं। तो न्यायपालिका नहीं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, उस पर किसी भी लोग का नियंत्रण नहीं है। छठी विशेषता यह भारतीय संविधान की कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में है और नीति निर्देशक तत्व हैं। मौलिक अधिकारों की अगर बात की तो कई मौलिक अधिकार, अभी हम मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। सातवीं बात यह कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, यानी कि सभी धर्मों को समान मान्यता ये दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म एक प्रकार से जो भी धर्म है वो मान सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के बारे में बताएं। ये सब प्रश्न 100% परीक्षा में पूछे गए हैं और इसीलिए मैंने कहा कि इसको आपको बता दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। भारतीय संविधान में भाग 3 में एक प्रकार से मौलिक अधिकारों की बात करी गई है। ठीक है, भाग 1 में राज्य और उसका क्षेत्र है। ठीक है, भाग 2 की अगर बात की तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। भाग 3 की अगर बात की तो भारतीय संविधान में भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार है। भाग 4 की अगर बात की तो भाग 4 में क्या है, भाग 4 में आपका क्या है भैया, भाग 4 में आपका है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी। इसके अलावा भाग 4 का एक है, भाग 4 के का में क्या है, मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रसिया के संविधान से, रूस के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से, मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले तो मौलिक भारतीय संविधान भाग 3 के अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जब मूल संविधान था पहले तो इसमें 6 मौलिक अधिकार नहीं बल्कि 7 मौलिक अधिकार थे और अनुच्छेद 12 से लेकर के बेसिकली बोले तो 35 तक, 12 से लेकर के 35 तक जो अनुच्छेद हैं इसको एक प्रकार से बोल सकते हैं। 14 से बेसिकली शुरू होता है, क्योंकि 14 से लेकर के 18 तक मतलब समानता का अधिकार है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है। इस तरीके से अधिकार आपको बताए गए हैं। अभी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखें, पहला अधिकार जो है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 15 तक है, अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता, यानी कि कानून के नज़र में सभी लोग बराबर होंगे, चाहे निरहु हो, चाहे एक राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे भी एक प्रकार से राजा हो। दूसरा अनुच्छेद है 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि जो है अनुच्छेद 15 क्या कहता है, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, यानी महिला पुरुष के आधार पर आप ब्राह्मण क्षत्रिय हैं या हिंदू मुस्लिम हैं, इसको देख करके कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप गोरहार हो, करिया हो, सामर हो, यह देख कर कोनो व्यवहार न कीजिए। मतलब कि इसमें नहीं देखा जाएगा कि धर्म, जाति, लिंग, प्रजाति, लिंग भेद, इसके आधार पर कोई भेदभाव किसी व्यक्ति में नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 जो कहता है वो कहता है एक प्रकार से लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक प्रकार से जो नौकरी वगैरह में आरक्षण वगैरह की व्यवस्था है इसको लेकर के भारतीय संविधान नहीं देने की बात करता है, यानी कि लोक नियोजन में सरकारी नौकरी वगैरह में जो आरक्षण है वो नहीं दिया जाएगा, लोक नियोजन में किसी में भी। इसके अलावा 17 कहता है उपाधियों का अंत, 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी जो छुआछूत की व्यवस्था थी कि ब्राह्मण लोग कहते थे कि हम ये इस कुआं से पानी ना पियो, उस कुआं से पानी ना पियो, हमको ना छुओ, ये ना करो, वो ना करो, वो सब खत्म कर दिया गया। अनटचबिलिटी एक प्रकार से खत्म कर दिया। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, यानी जो राजा धीराज महाराज परम भट्टा दुनिया भर का फलाना ढमकाना ये सब रख लेते थे ना बहुत सारे लोग, वो सब खत्म कर दिया गया। आप उपाधि वही धारण कर सकते हैं, ले सकते हैं जो राष्ट्रपति आपको दे। ठीक है, तो ये 5 अनुच्छेद जो है ये स्वतंत्र समानता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है, अनुच्छेद 19 जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता, जो प्रेस वाले बोलते हैं हर जगह मैं कैसे है भैया, क्या कहना चाहेंगे आप, इस ये मुद्दा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रहे हैं, आपके घर में कोई किसी का निधन हो गया है, ऐसे मैं कॉलेज जाकर के खोज देते मुहां में। अब आप सोचो किसी घर में कोई निधन हुआ, कोई मर गया है और न्यूज़ वाले पहुँच जाते हैं माइक लेकर के, आप कैसी फीलिंग हो रही है आपको, अरे मरा है तो कैसी फीलिंग होगी कुछ आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, कोई भी चीज़ मरा है चाहे कोई खुशी है, कैसा फीलिंग कर रहे हैं, फीलिंग जान के क्या करोगे भाई। तो इस तरीके से हालांकि ठीक है, अपने अपने जगह पे सब ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार है 1919 से लेकर के मतलब 22 तक। आप यहाँ पर क्या है कि भाई आप कहीं पर रह सकते हैं, भारत में किसी भी कोने में जा कर के कहीं पर बस सकते हैं, कहीं पर सभा सोसाइटी कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप एक प्रकार से बिना शस्त्र के सभा बना सकते हैं, आप संगठन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
ओके, तो ये चीज़ें। और इसके अलावा तीसरा जो आपका मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से लेकर के अनुच्छेद 24 में एक प्रकार से शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करी गई है। यानी जो बच्चों का शोषण होता था या छोटे बच्चों से काम करवाते थे या महिलाओं का शोषण होता था, महिलाओं से काम करवा लेते थे या बिना पैसों के बालाश्रम वगैरह जो होता था, इसका अंत कर दिया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28, ठीक है, ये आपका क्या है, अनुच्छेद 25 से 28 से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी कि धर्म जो होगा, धर्म के नाम पर हर व्यक्ति स्वतंत्र होगा, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म मान सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ये सब चीज़ें कर सकता है। इसके अलावा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29 के आसपास, अनुच्छेद 29 वगैरह में है, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसके बाद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 31 जो है आपका, इसमें संपत्ति का अधिकार था। किसका अधिकार था भैया, संपत्ति का अधिकार था, जो एक प्रकार से अब खत्म कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार नहीं रहा, संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया है, एक विधिक अधिकार, यानी कि एक कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति को लेकर के, जैसे कि किसी का मकान सड़क के किनारे पड़ा तो वो गिर जाएगा, नहीं पहले क्या होता था कि चूंकि हमारा है नहीं गिरेगा, हमको एक प्रकार से हम चाहेंगे तो हमारे खेत से ये नहीं बनेगा, तो विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती थी। तो इसको लेकर के ये कर दिया गया कि भाई संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। जब भी सरकार चाहेगी आपका घर भी गिरवा सकती है, आपका कुछ भी करवा सकती है, हालांकि आपको मुआवजा देगी उसका, अगर गलत तरीके से होगा तो। यानी आपका खेत है, आपके खेत में कुछ लगवाएगी तो मुआवजा उसका देगी, लेकिन आपको सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करने देगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से अब 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 मौलिक अधिकार एक प्रकार से थे भारतीय संविधान में, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, तो ये चीज़ें आपने समझी। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है निर्वाचन आयोग के बारे में आप बताएं। संविधान के अनुच्छेद 324 में एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसका कार्य होता है निर्वाचन संबंधी एक प्रकार से, यानी निर्वाचन करवाना, यानी कि निर्वाचन करवाना मतलब कि चुनाव करवाना। चुनाव आयोग को ही निर्वाचन आयोग कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो ये चुनाव करवाती है एक प्रकार से जो संस्था, उसी को एक प्रकार से बोलते हैं निर्वाचन आयोग, ठीक है। निर्वाचन आयोग में एक प्रकार से मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ये 3 अधिकारी होते बड़े, जिनके माध्यम से पूरा का पूरा चुनाव संपन्न होता है। अभी मोदी जी वाला चुनाव था, यानी लोकसभा का चुनाव था, उसमें एक प्रकार से यही लोग हेड पोजीशन पर थे। इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। सभी विषयों पर निर्णय बहुमत से लिया जाता है, यानी तीनों मिलकर के निर्णय लेते हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा कई काम किए जाते हैं भारत में, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, यानी कहाँ पर चुनाव करना है और किस स्थान पर चुनाव करना है, ये एक प्रकार से डिसाइड करना। इसके अलावा मतदाता की सूची की तैयार करना, यानी कि जो किसको वोट डालना है, कौन वोट डालने के अधिकार क्षेत्र को पार कर चुका है, कौन वोट डालने के लायक हो चुका है, इसका निर्धारण करना भी जो है इसी का काम है, मतलब कि निर्वाचन आयोग का। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कि जैसे मान लेते कोई पार्टी आप बना रहे हैं, जैसे पीस पार्टी बनी या भाजपा, कांग्रेस या जो कुछ भी है, जो भी जितनी पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी, सपा, बसपा, तो इन सभी को एक प्रकार से जो मान्यता मिलती है यही निर्वाचन आयोग ही देता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना, यानी किस दल को कौन सा चुनाव चिन्ह मिलेगा छोटे छोटे चुनावों में, ये सब भी एक प्रकार से चुनाव आयोग के द्वारा ही डिसाइड होता है। इसके अलावा दलों की, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की मान्यता को समाप्त भी करना इसी के अंडर में आता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को नहीं पूरा करती है तो उसको एक प्रकार से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा राजनीतिक दलों यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के चुनाव चिन्ह को जब्त करना, यानी कभी कभी क्या होता है कि कोई चुनाव चिन्ह एक प्रकार से अगर उसको जब्त करना तो भी यही करेगी, ठीक है, चुनाव चिन्ह देगी भी और जब्त भी कर सकती है। इसके अलावा चुनाव प्रचार के लिए नियम बनाना कि आप कितने दिन तक कब प्रचार कर सकते हैं, आचार संहिता लागू करवाना, ये सब चुनाव आयोग ही देखता है। इसके अलावा किसी दल के विभाजन पर निर्णय लेना है, कोई दल पार्टी बिखराव हो रही तो कैसे उसको बंटवारा करना, सारी चीज़ें इसका निर्णय निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव से रिलेटेड कोई भी मामला होगा तो निर्वाचन आयोग देखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री सभा की प्रारूप समिति के बारे में बताएं। प्रारूप समिति जो थी संविधान निर्मात्री सभा थी, इसी समिति के सलाह पर संविधान का निर्माण हुआ। इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, इसीलिए लोग कहते हैं कि संविधान का निर्माण भीमराव अंबेडकर जी ने किया। हालांकि समिति में और भी लोग थे, जैसे BN राव इसके सलाहकार थे, जिन्होंने जो बड़े विद्वान आदमी थे। भीमराव अंबेडकर जी तो प्रपंच ज्ञाता थे ही, और इस तरीके से और भी इसमें कुछ सदस्य थे जो सभी लोगों ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया, जिसमें मैं आपको कई नाम सुनाऊंगा। तो इस समिति के बारे में बताएं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति में कुल मिलाकर के 7 लोग थे,
जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और इस समिति के अन्य सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर जी का नाम बड़ा फेमस है, बड़े विद्वान आदमी थे ये भी। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी का नाम आता है, ये भी बड़े विद्वान आदमी थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी, तो यानी सभी विद्वान ही थे इसमें। कोई भी एक कानून के बड़े ज़बरदस्त जानकार थे, हर एक क्षेत्र के जानकार ये लोग थे। मुंशी सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, ठीक है। इसके अलावा यानी कि एन माधवराव जी और डीपी खेतान। इस प्रारूप समिति का कार्य संविधान के प्रारूप पर विचार करना था। संविधान का स्ट्रक्चर प्रारूप कैसा होगा ये समिति ही डिसाइड की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है अगला, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय प्रधानमंत्री की शक्तियाँ बताइए। प्रधानमंत्री को निम्न शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहली बात तो ये, भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस समय कौन है? इस समय कौन है? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं भारत के, ठीक है। तो इनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं? पहली शक्ति है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। मंत्रिपरिषद यानी कौन किस क्षेत्र का मंत्री बनेगा। जैसे अभी हमारे गोंडा के सांसद राजा भैया, यानी कि जिनको कहा राजा भैया, तो वैसे कुंडा के ही हैं, लेकिन यह भी राजा भैया कुंडा वाले राजा को कहते हैं। लेकिन हमारे इधर भी मनकापुर एक क्षेत्र है, मनकापुर में जंगल पड़ता है, मनकापुर में बहुत ज़्यादा एरिया राजा भैया के अंडर में है। राजा भैया मतलब ये राजा जो उनका नाम है कीर्तिवर्धन सिंह, इनके पिताजी का नाम था अन्नू भैया कहते थे उनको। तो बड़े मतलब काशकार, बड़े मतलब वो है, राजा थे, मनकापुर के राजा थे, मनकापुर क्षेत्र के। आज भी राजसी है उनके अंदर, और संसदीय का चुनाव जीते हैं, हमारे यहाँ से जीतते हैं हमेशा। तो उनको मंत्री मिला है, मंत्री पद। तो मंत्री पद किस सांसद को मिलेगा ये प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मंत्रियों के विभागों का वितरण और परिवर्तन करना। किस व्यक्ति को, किस मंत्री को कौन सा पद देना है ये, और किस पद से किसको हटाना है, प्रधानमंत्री ही डिसाइड करता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अगर तमाम मंत्रियों की बैठक होगी तो मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करेगा। हर मंत्री जो होंगे प्रधानमंत्री के आगे पीछे दौड़ते रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क की कड़ी का काम करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। इसके अलावा अधिवेशन कोई बुलाना हुआ, अधिवेशन बुलाने, सत्रावसान करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। इसके अलावा लोकसभा भंग करने की सिफारिश भी राष्ट्रपति से कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। वैदेशिक संबंधों का संचालन, विदेशों से कैसा संबंध अपने देश का रहेगा, इसका संचालन प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही विदेश मंत्री डिसाइड होते हैं। विदेश मंत्री जो बोलेगा वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही एक प्रकार से बोला जाता, तभी वो बोलता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाना, ये भी एक प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें, प्रश्न आपका अगला आ चुका है भाई। अगला क्वेश्चन से भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के निम्न कारण थे। पहला कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन जो कि भारत में आया था, इस वजह से एक प्रकार से क्रिप्स मिशन भारत में आया था, क्रिप्स मिशन का विरोध भी हुआ, तो ये एक प्रकार से असफल रहा। इसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। दूसरी बात, जापानी आक्रमण का भय लगातार बना था। तीसरी बात, ब्रिटिश राज व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास हो चुका था, ठीक है, इस वजह से लोग क्रांति के लिए उतर आए थे। बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार हो रहा था, लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। इसके अलावा पूर्वी बंगाल में आतंक का साया मढ़ रहा था। पूर्वी बंगाल मतलब जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पर आतंक का साया मढ़ रहा था, और आज भी बांग्लादेश में आप देख ही रहे होंगे क्या हाल है, ठीक है। इसके अलावा वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते मूल्य, एक प्रकार से ये भी कहीं ना कहीं पे जो है भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बने, और भारत छोड़ो आंदोलन एक प्रकार से शुरू हुआ, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो चलें, हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये लघु उत्तरीय का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है आपका कि क्या संसद जो है भारत की, संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका मतलब क्या होता है? प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ इंडिया, यानी जो उद्देशिका जिसमें मैंने बताया था कि गणतंत्र लोकतंत्र की बात करती है, वो उद्देशिका में संशोधन कर सकती है। मतलब कि उद्देशिका में, यानी कि जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है इंडिया की, उसमें संशोधन करने का अधिकार क्या संसद को है? क्योंकि संसद ही एक प्रकार से संविधान में संशोधन करती है।
और कई इसको लेकर के कई विवाद हुआ, कई केस सामने आए। अब इसमें होता ये है कि कुछ केस में कहा गया कि जो संविधान की उद्देशिका है, संविधान की प्रस्तावना जो है, उसमें परिवर्तन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, और जब संविधान का अंग नहीं है तो उसमें परिवर्तन कैसे संभव है। क्योंकि संविधान में परिवर्तन का जो अनुच्छेद है वो है 368 जो नंबर का अनुच्छेद है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करी गई है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा। और उसके तहत अगर देखें तो केशवानंद भारती बनाम एक केस आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से एक प्रकार से इनका केस था, केशवानंद का। इस मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। अब इसमें बताया गया होगा कि भाई ये क्या है, एक अंग है। और इसके बाद में जो केस आएंगे और तमाम केस आए इसको लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में जो केस होते हैं बेसिकली वो एक कानून के रूप में होते हैं। कानून के रूप में इसलिए होते हैं क्योंकि संविधान में ही लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो क्या है, एक अभिलेखीय न्यायालय है। हाई कोर्ट क्या है, एक अभिलेखीय न्यायालय है। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब ये होता है कि उसके जो कानून या जो उसके जो निर्णय होते हैं वो एक प्रकार से कानून की भांति काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो है 2000 ईस्वी में कोई कानून मतलब कोई नियम या कोई निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, एससी के द्वारा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2000 में कोई निर्णय लिया गया। अब उस निर्णय को कोई वकील जो था उस समय, और 2 वकील होते हैं जो कि डिस्कस करते हैं, उसके बाद में जज निर्णय लेते हैं। जज सुप्रीम कोर्ट में एक जज निर्णय नहीं लेता है, 3 जज की बैठक होती है या एक प्रकार से 5 जज का निर्णय होता है, तो बेंच होती है, तो इसके द्वारा निर्णय होता है। तो कोई निर्णय लिया गया तो उस निर्णय को वकील लोग या जो एक प्रकार से जो वहाँ पर जो टाइपिंग वाले होते हैं वो सब लिखते रहते हैं क्या निर्णय हुआ, कैसा पूरा निर्णय हुआ। तो उस निर्णय में जो बातें लिखी गई हैं वो निर्णय आगे के निर्णयों के लिए क्या होगा, एक कानून के रूप में काम करेगा। इसीलिए बड़े बड़े वकीलों से क्या होता है, कभी कभी जज वगैरह भी डर जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि भाई किस केस में कौन सा निर्णय किस जज ने लिया था, पूरा उसका ब्यौरा दे देते हैं। इस वजह से जज वगैरह डर भी जाते हैं। तो इस केस में जो मतलब जो ये प्रश्न है ये इसी पर आधारित है बेसिकली। तो क्या हुआ था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन उद्देशिका यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उद्देशिका का जो भाग संविधान के मूल ढांचे के अधीन आता है उसका संशोधन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें एक प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बाकी चीज़ों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, मूल ढांचा क्या है इसको लेकर के संविधान मौन था और सुप्रीम कोर्ट भी मौन है कि आखिरकार संविधान का मूल ढांचा है क्या, इसको लेकर के कोई स्पष्ट निर्णय नहीं आया। संसद के द्वारा संविधान की उद्देशिका में संशोधन करके कुछ शब्दों को जोड़ा गया, जैसे कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में सरकार थी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी उस समय आप देखते हैं कि इमरजेंसी भी लगी थी। उस दौरान इतना संशोधन कर दिया इंदिरा गांधी ने, लगभग 100 से अधिक अनुच्छेदों को एक प्रकार से बदला गया, जोड़ा गया, उसमें चेंजमेंट किया गया, मरम्मत करी गई उसकी। इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है लघु संविधान। 1976 में जितना चीज़ें जोड़ दी इंदिरा गांधी ने, मतलब एक संविधान की रूपरेखा जो दशा है पूरी उसको बदल डाला। ठीक है, तो क्या हुआ कि कुछ शब्दों को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में क्या जोड़ा गया, संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया समाजवादी शब्द। इससे पहले समाजवादी शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था। समाजवादी का मतलब क्या होता है, सभी को समान अधिकार दिया जाएगा और उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होगा, सरकार का अधिकार होगा। ठीक है, और सभी को बराबर का दर्जा, यानी कि समाजवाद का सीधा सीधा मतलब होता है सभी समान हैं। ठीक है, ये सब जोड़ा गया। दूसरा शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, यानी कि पंथ निरपेक्ष का सीधा सा मतलब होता है कि सभी धर्म आपस में मतलब सभी धर्म एक प्रकार से इक्वल है संविधान के दृष्टिकोण से, और सभी धर्म के लोग भारत में रह सकते हैं, सभी अपना अपना धर्म मान सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार भी दिया गया भारतीय संविधान के द्वारा। तो पंथ निरपेक्ष शब्द का सीधा सीधा मतलब है कि हर एक धर्म बराबर हैं और सरकार जो होगी कोई प्रकार का द्विअक्षी नहीं करेगी किसी भी एक प्रकार से धर्म के साथ। ठीक है, तो ये रहा एक प्रकार से पंथ निरपेक्ष। इसके अलावा अगला शब्द जोड़ा गया अखंडता, यानी भारत अखंड है। ये 3 शब्द जोड़े गए, ये प्रस्तावना में जोड़े गए। जब केशवानंद भारती बनाम केस आया उसके बाद में जोड़े गए, चूँकि वो बताया कि भाई इसमें संशोधन हो सकता है। यह संशोधन 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर कि हाँ, संसद संविधान की उद्देशिका में संशोधन कर सकती है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है, उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, कुछ शब्दों को जोड़ सकती, जैसे कि 1976 में जोड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। ये सब प्रश्न परीक्षा में पिछले 2 वर्षों में पूछे गए हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि बताएं कि क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत में धर्मनिरपेक्षता है कि नहीं है। जिस राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, सबसे पहली बात, वो धर्मनिरपेक्ष होता है। उसके लिए सभी धर्म समान हो, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए, उसे ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। 3 बातें यहाँ पर आपको क्लियर हुई कि कोई राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य तभी कहा जाएगा जब उस राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। पाकिस्तान एक धार्मिक कंट्री है, लेकिन इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, चूँकि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। उसके लिए सभी धर्म समान हैं। भारत के लिए सभी धर्म समान है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब लोग साथ में रहते हैं। किसी धर्म के साथ कोई भेदभाव भी भारत में नहीं किया जाता है। सभी धर्म को एक प्रकार से सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का भी सपना है, उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ऐसा आप कह सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया, इससे पहले हमने समझा 1976 में। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत सरकार का कोई धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है भारत में, और धर्म के आधार पर भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, और भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, इसमें भी इस बात का मेंशन है कि अनुच्छेद 15 आप देखें, अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव किसी व्यक्ति में नहीं किया जाएगा। अभी आगे हमने समझा था, यानी कि अगर आप हिंदू हैं और मुसलमान हैं तो आप हिंदू के लिए अलग ट्रीटमेंट, मुसलमान के अलग ट्रीटमेंट, ये नहीं करता संविधान, या एक भारत की सरकार या पुलिस प्रशासन या कोई भी मामले में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत में संविधान लागू होने के समय से ही धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार किया गया था, लेकिन इसको भारतीय संविधान में इसका शब्द का मतलब कि इसको जोड़ा नहीं गया था, क्योंकि अनुच्छेद जो 14 से लेकर के 18 है उसमें आपको पता चल जाता है कि भाई सभी व्यक्ति समान है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, समानता का अधिकार दिया गया, लेकिन इसको एक एग्जैक्ट तरीके से जोड़ा नहीं गया था। जो काम कर दिया इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, पंथ निरपेक्ष शब्द को भारत की प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में जोड़ दिया गया। संविधान की उद्देशिका में शामिल करके धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि कर दी गई। कोई भी भारतीय नागरिक अब अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है, किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, यानी किसी भी धर्म का परित्याग कर सकता है, किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और अपने धर्म को लेकर के संगठन बना सकता है। ठीक है, सभाएं कर सकता है। किसी विशेष धर्म का पालन करने के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति यहूदी धर्म को मानने वाला है तो उसको कम और कोई हिंदू वाला है तो उसको ज़्यादा एक प्रकार से तवज्जो ऐसा नहीं कि भारतीय सरकार देगी। तो कुल मिलाकर के ये था एक प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बता दूं कि और भी सब्जेक्ट आपके, जैसे कि प्राचीन इतिहास आपने ले रखा है, तो प्राचीन इतिहास का भी मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया मैंने 2025 का, तो आप सभी लोग फटाफट से देख लीजिएगा। कल इसकी क्लास हुई थी। बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं, प्राचीन इतिहास आपका सब्जेक्ट है, तो इसमें जैसे आज की वीडियो के माध्यम से पॉलिटिकल साइंस के तमाम प्रश्नों को जो कि पिछले 2 वर्षों में पूछे गए हैं उनको मैंने समझा, उसी को एक प्रकार से हमने इसमें भी समझ लिया। ठीक है, प्राचीन इतिहास में। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का भी एक प्रकार से प्रश्नों को हमने समझा था। ठीक है, तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास करें और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, एक बात और, अगर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए या आपको हिंदी का कोर्स वगैरह लेना है तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन मैंने शुरुआत में दे दी थी, लेकिन फिर भी एक बार इसको समझ लें ताकि आपका जो डाउट है क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते हैं कि हमको एक प्रकार से नोट्स चाहिए सर जी, तो कैसे मिलेगा, या हमको आपका कोर्स ज्वाइन करना है, क्लास करना है। देखिए, हिंदी का कोर्स एक प्रकार से लॉन्च किया गया था, अब इसी हिंदी के कोर्स को एक प्रकार से बढ़ा दिया गया है। हिंदी के कोर्स में आपको पढ़ना पड़ता था हिंदी काव्य। ठीक है, हिंदी काव्य और हिंदी साहित्य को लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि इसमें क्या होता है। तो हिंदी काव्य और हिंदी साहित्य का मतलब एक ही होता है। हिंदी साहित्य एक सब्जेक्ट होता है, उसमें हिंदी काव्य एक पेपर का नाम है जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं। ठीक है, इसका कोर्स लॉन्च किया गया था मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में एक प्रकार से कोर्स लॉन्च किया गया है। अच्छा, हिंदी के साथ साथ आपके 2 सब्जेक्ट और जो होते हैं मेजर सब्जेक्ट होंगे 2। ठीक है, एक आपका माइनर सब्जेक्ट होगा, तो माइनर सब्जेक्ट एक, और एक आपका मतलब 2 मेजर सब्जेक्ट, और एक आपका होता है अनिवार्य प्रश्न पत्र नहीं, जिसको आप को करिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी की तैयारी एक प्रकार से आपको बिल्कुल मुफ्त में हो जाएगी। किसके साथ? अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट है। अगर हिंदी सब्जेक्ट नहीं भी है, आपका कोई दूसरा भी सब्जेक्ट है, तब भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये पे करके आप ग्रुप ज्वाइन कर पाएंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको SMS करना है 91 61 93
6062, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आपको SMS करना है, ठीक है, कि सर जी हमको हिंदी साहित्य वाले ग्रुप में जुड़ना है, या हमको एक प्रकार से BA प्रथम सेमेस्टर में हम हैं, हमारा सब्जेक्ट ये है, हमारा नाम ये है, ठीक है, हम इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं और हमको आपका कोर्स ज्वाइन करना है या हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर सेंड करेंगे, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये पे करके उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, तुरंत आपको एक प्रकार से ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। गर्ल्स और बॉयज़ का ग्रुप दोनों का अलग अलग है, तो कोई सिक्योरिटी इशू भी नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और विस्तार से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, ग्रुप में मिलेगा क्या आपको? सबसे पहली बात तो इसमें आपको जो है चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस जो होंगी वो मिलेंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर मॉडल पेपर्स मिलेंगे, जैसे मॉडल पेपर आज की वीडियो के माध्यम से मैंने डिस्कस किया। अच्छा, ये मॉडल पेपर आपका था लिखित टाइप का, यानी कि जिसमें आती लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हमने समझा। मॉडल पेपर आपके एक ऑब्जेक्टिव टाइप का भी होता है, कुछ विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है, तो उसका भी मॉडल पेपर आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैराथन क्लास भी मिलेगी ग्रुप में, ठीक है, मैराथन क्लास मिलेगी। मैराथन क्लास मतलब एक ही वीडियो में सारा सिलेबस समाप्त करने का प्रयास रहेगा परीक्षा के अंतिम दिनों में। रिवीजन क्लास भी मैं लाऊंगा, ठीक है, रिवीजन क्लास की बात भी एक प्रकार से मैंने की है, तो इसको भी मैं डिसाइड करूंगा। इसके अलावा फ़ायदा ये होगा आपका कि 2022, 2023 और 2024 इन तीनों में एक प्रकार जो पेपर में प्रश्न आने वाले हैं, यानी 2022 और 23 में जो क्वेश्चन पेपर विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया है मैंने। तो ये सब आपको मिलते रहेंगे, तो तुरंत SMS करें 9161 93 60 62 पर और तुरंत बाई करें कोर्स, ताकि आपको हिंदी ही नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट की एक प्रकार से एक बेसिक जानकारी हो सके। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।